हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, रैंकिंग से है। बोला यह गया है कि 36 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। अब इतना डाटा से पहले हम अलग अलग लड़का और लड़की का संख्या निकाल लेते हैं। 36 विद्यार्थी है और लड़का का संख्या लड़कियों की संख्या का 2 गुना। इसका मतलब कि लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात 2:1 का है। लड़का का यानी बॉयज़ का संख्या गर्ल्स के संख्या का 2 गुना। इसका मतलब कि गर्ल्स का संख्या अगर 1 है तो बॉयज़ का संख्या क्या होगा? 2 होगा। इस बात से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। इस बात से लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात निकल गया। क्लियर? अब आगे देखिए, कुल विद्यार्थी का संख्या कितना दिया है? 36। विद्यार्थी का मतलब लड़का और लड़की मिला के। यहाँ विद्यार्थी कितना? 2 और 1 3। 3 को बनाइए 36, तो 3 को 36 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे? 12 से गुना करेंगे। तो 12 से गुना करेंगे तो 12 एकम 12, लड़कियों का संख्या 12 हो जाएगा और 12 दूना 24, लड़कों का संख्या आपका 24 हो जाएगा। तो कुल 36 विद्यार्थी में लड़कों का संख्या 24 होगा, लड़कियों का संख्या 12 होगा। क्वेश्चन के पहले लाइन से लड़का और लड़की का संख्या आपका क्लियर हो गया है। आगे चलिए, अब इसके आगे यहाँ तक का काम हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के, रीमा से पहले 13 लड़के जो कक्षा में 19वें स्थान पर है। रीमा कक्षा में 19वें स्थान पर है। रीमा कक्षा में 19वें स्थान पर है, यानी कि मान लीजिए कि ऊपर से यहाँ स्थान दे रखा है, 19वें स्थान पर है। यह रीमा का स्थान है, यहाँ पे रीमा है और यह जो स्थान है वह क्या है? 19वां स्थान है ऊपर से। ठीक है, रीमा कक्षा में 19वें स्थान पर है। इसका मतलब है कि रीमा के ऊपर जो है वह 18 विद्यार्थी होगा। रीमा 19वें स्थान पर, यानी कि रीमा के ऊपर कितना विद्यार्थी होगा? 18 विद्यार्थी। अब आगे देखिए, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियां? हमें बताना है कि रीमा के बाद कक्षा में कितनी लड़कियां। यहाँ पे देखिए क्या बोला था, रीमा से पहले 13 लड़के। रीमा से पहले यानी कि रीमा के ऊपर 13 लड़का। रीमा के ऊपर लड़कों का संख्या कितना दे रखा है? लड़कों का संख्या दे रखा है 13। हम लड़कियों का संख्या पता लगा लेते हैं कि लड़कियों का संख्या क्या होगा। तो देखिए, रीमा से पहले 13 लड़का है और रीमा का स्थान 19वां है, यानी कि रीमा के पहले 18 विद्यार्थी। तो 18 विद्यार्थी में 13 लड़का है, इसका मतलब 5 क्या होगा? 5 लड़की होगा। 13 लड़का 5 लड़की, यानी 18 विद्यार्थी होगा रीमा से पहले, तभी तो रीमा का स्थान 19वां होगा। आगे चलिए, अब हमें बताना है रीमा के बाद कितनी लड़कियां। रीमा के बाद लड़कियों का संख्या पता लगाना है। तो देखिए, कुल लड़की का संख्या कितना है? कुल लड़कियों का संख्या 12 है। यहां तक में देख लीजिए कितना लड़की, रीमा के ऊपर 5 लड़की, रीमा भी एक लड़की है, तो कुल मिला के यहाँ तक में 6 लड़की। तो 12 लड़की में यहाँ तक में 6 लड़की है, यानी शेष 6 लड़की जो होगी वह कहाँ होगी? वह रीमा के नीचे होगी। हमें यही बताना है कि कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियाँ। तो रीमा के पहले 5 लड़की, रीमा भी एक लड़की है, तो 6 लड़की हो गया यहाँ तक में, यानी बाकी का जो 6 लड़की है वह कहाँ होगी? रीमा के नीचे, क्योंकि कुल लड़कियों का संख्या 12 है। अच्छा, मान लीजिए आंसर तो हमारा ये हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन में यह पूछा गया होता कि रीमा के बाद है ना, रीमा के बाद कितना लड़का। तो रीमा के पहले लड़का देख लीजिए कितना है। रीमा के पहले 13 लड़का, कुल लड़कों का संख्या 24। 24 में से 13 लड़का रीमा के पहले, यानी शेष 11 लड़का जो है वह कहाँ है? रीमा के बाद। शेष 11 लड़का रीमा के बाद है। तो अगर क्वेश्चन में पूछता कि रीमा के बाद कितने लड़के, तो हमारा आंसर क्या होगा? 11। रीमा के बाद कितनी लड़कियां? हमारा आंसर क्या होगा? 6 होगा। रीमा के पहले कितनी लड़कियां? तो हमारा आंसर 5 होगा। और रीमा के पहले लड़कों का संख्या तो आपका क्वेश्चन में दे ही रखा है। हमसे क्या पूछा है? रीमा के बाद कितनी लड़कियां? आंसर इस क्वेश्चन का 6 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में चलिए। यहां पे हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, चलिए
जब भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं तो हमेशा छोटे से बड़ा संख्या बनाने का प्रयास करते हैं। तो 5 और 4 से हमें 141 बनाना है। सोचिए जरा सा कि स्क्वायर अगर करेंगे तो इसके करीब नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहले वाले संख्या का आप करिए क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना 125, और बाद वाले संख्या का करिए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 125 में 16 ऐड करेंगे 141 हो जाएगा। यानी पहले वाले संख्या का क्यूब दूसरे का स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे वैल्यू 141 आ जाएगा। उसी तरह से 6 का करिए क्यूब 216, 2 का करिए स्क्वायर 4, 216 में 4 ऐड करेंगे 220 हो जाएगा। उसी तरीके से 7 का क्यूब हो जाएगा 343 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 343 प्लस 9 कितना हो जाएगा 352, यानी विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। पहले संख्या का स्क्वायर प्लस पहले संख्या का क्यूब प्लस दूसरे का स्क्वायर बराबर तीसरा, पहला का क्यूब प्लस दूसरा का स्क्वायर बराबर तीसरा। उसी तरह से पहला का क्यूब प्लस दूसरा का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क वाला वैल्यू आ जाएगा, जो वैल्यू आपका कितना बन रहा है 352 इज द राइट आंसर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमें इस आकृति में बताना है त्रिभुज की संख्या। तो देखिए, जब भी काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन आप सोल्व करने के लिए जाइए तो सबसे पहले तो आप वैसे ट्रायंगल को काउंट करिए जिसको आप यहाँ देख पा रहे हो, जिसको आप आसानी से काउंट कर पा रहे हो। तो देखिए, सबसे पहले जो ट्रायंगल हम देख पा रहे हैं उसको काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4, 4 तो यह हो गया, ठीक है, 4 तो यह हो गया। इसके अलावा एक यह वाला कितना हो गया ये आपका 5, और एक यह वाला 6। तो 6 ट्रायंगल तो ऐसे हैं जो हमें बहुत ही आसानी से यहाँ पे दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4 और 2 बराबर 6 हो गया। इसके अलावा 3 ऐसे ट्रायंगल है जिसे आपको गौर से देखने की आवश्यकता है। गौर से देखिएगा, यहाँ पे इस आकृति को देखिए, यह वाला आकृति, इसमें कुल मिला के कितना ट्रायंगल है, इसमें कुल मिला के 3 ट्रायंगल है। जहां भी इस तरीके का फिगर बनेगा वहां कितना ट्रायंगल 3 ट्रायंगल। तो 3 तो यह वाला हो गया, तो 6 + 3 यानी कि कुल मिला के इस आकृति में कितना ट्रायंगल होगा 9 ट्रायंगल होगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप, देखिए छोटा छोटा 1 2 3 4, 4 तो यह हो गया, एक यह वाला, एक यह वाला, 6 तो यह हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक आकृति बना है, और ऐसा आकृति जब भी बनेगा तो उसमें 3 ट्रायंगल होगा। तो 6 + 3 यानी कि कुल मिला के ट्रायंगल का संख्या कितना होगा यहाँ 9 हो जाएगा। बढ़िए, अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष से है। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और कथन के आधार पर हमें तय करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। अब आइए कथन को हम लोग पढ़ते हैं। कथन देखिएगा क्या बोला गया है, सभी विद्यालयों में छात्र होते हैं, ऐसा कथन बोला गया है। सभी विद्यालयों में क्या होते हैं, सभी विद्यालयों में छात्र होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बेसिस पर निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष देख लीजिए, दूसरा निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष, चौथा। इस ऑर्डर को भी ध्यान से देखिएगा, है ना। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी में से कौन सा विकल्प सही है, इसको आपको देखना है। तो देखिए, इसमें विकल्प ए में आइए, निष्कर्ष 2 क्या बोला है, विद्यालय केवल छात्रों के लिए होते हैं। क्या यहाँ जो कथन दिया गया है उसमें यह बात बोला गया है कि विद्यालय केवल छात्रों के लिए होता है? विद्यालय छात्रों के लिए है ऐसा बोला गया है, लेकिन केवल छात्रों के लिए है ऐसा नहीं बोला गया है। विद्यालय छात्रों के लिए है ना। इसके अलावा वह टीचर्स के लिए भी हो सकता है, और भी वर्किंग स्टाफ होते हैं उनके लिए भी होता है। तो कहने का यह मतलब है कि यह निष्कर्ष पूरी तरह से अनुसरण नहीं करता है, और निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। यहाँ जो यह वर्ड बोला गया है केवल छात्रों के लिए है, इसके वजह से यह निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा, इस निष्कर्ष में चलिए, किसी भी विद्यालय का अस्तित्व छात्रों के बिना संभव नहीं है। देखिए यह बात तो बिल्कुल सही है, किसी भी विद्यालय का अस्तित्व जो है वह छात्रों के बिना संभव नहीं है। ठीक है, सभी विद्यालय में छात्र होते हैं, इसका मतलब कि विद्यालय का अस्तित्व किसके आधार पे है, छात्रों के आधार पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, छात्र केवल विद्यालय में होते हैं, यह निष्कर्ष भी तो आपका गलत है। छात्र केवल विद्यालय में, वह अलग भी तो हो सकता है, गार्डन में हो सकता है, फील्ड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, केवल विद्यालय में कैसे हो सकता है, यह भी गलत है। चौथा, कुछ विद्यालय में शिक्षक नहीं होते हैं, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ दिया गया है? नहीं, तो यह निष्कर्ष भी आपका गलत। मतलब इसके आधार पे, यहाँ जो कथन है उसके आधार पे केवल निष्कर्ष 3, और निष्कर्ष 3 के लिए कौन सा विकल्प है? विकल्प बी। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? विकल्प बी, निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। आगे चलिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रश्न और उससे संबंधित 2 तर्क दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका अलग है, भाषा सेम है, डाटा सेम है, बट क्वेश्चन आपका अलग है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कथन और तर्क का है। अब देखिएगा क्या बोला है, एक प्रश्न और उसके संबंधित 2 तर्क दिए गए हैं, बताएं कि दिए गए प्रश्न के संदर्भ में कौन सा तर्क सशक्त है। यानी हमें मजबूत तर्क का चयन करना है। कौन सा तर्क सशक्त है, इसका चयन करना है। अब प्रश्न देखिए, क्या भारत में शाकाहारी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। देखो वास्तव में यहाँ शाकाहारी नहीं था, शाकाहारी नहीं, यहाँ पे क्या है, मांसाहारी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है, ध्यान रखिएगा। शाकाहारी होगा तब तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अब आइए प्रश्न देखते हैं क्या है, क्या भारत में मांसाहारी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अब इसके लिए तर्क देखिए क्या है। पहला तर्क, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के आपको तर्क सोचना है। नहीं, यह प्रोटीन और अन्य खनिजों का सस्ता स्रोत है और बहुत सारे लोग इसे खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रॉन्ग तर्क है, यह सशक्त तर्क है ना। प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए क्योंकि प्रोटीन, यह जो है नहीं, यह प्रोटीन और अन्य खनिजों का सस्ता स्रोत है। जो आपका मांसाहारी भोजन है वह प्रोटीन का सस्ता स्रोत है, इसलिए इसके ऊपर जो है रोक नहीं लगाया जाना चाहिए। यह बिल्कुल सशक्त तर्क है। दूसरा, नहीं, इसे लोगों की स्वतंत्रता का हनन होगा, यह भी आपका मजबूत तर्क है। इससे क्या होगा, अगर आप मांसाहारी पे प्रतिबंध लगाते हैं तो स्वतंत्रता का हनन होगा। जो लोग जो भी खाना चाहता है उसको आज़ादी मिलनी चाहिए खाने का। ओके, चलिए, हम अपनी इच्छा से चीज़ों को खाएं ना खाएं वह अलग चीज़ है, बट कोई ऐसा रूल नहीं होना चाहिए, कोई इस तरह का ना रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि हमें नहीं खाना है। तो इसके हिसाब से दोनों ही तर्क जो है वह मजबूत तर्क है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा दोनों ही तर्क जो है वह आपका क्या है, वह आपका सशक्त है। आपको ऐसे नहीं सोचना, अगर आप मांसाहारी हैं, है ना, अगर आप मांसाहारी है तो फिर उसके हिसाब से मत सोचिएगा कि भाई पहला तर्क सही है या दूसरा तर्क। आपको निष्पक्ष होकर सोचना है, और जब आप निष्पक्ष होकर सोचिएगा तो दोनों का दोनों जो तर्क है वह आपको सशक्त नजर आएगा। अगला देख लीजिए, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। देखिए, W का नंबर होता है 23 और T का नंबर होता है 20। तो 23 में से 3 माइनस करेंगे 20, 20 में से 3 माइनस करेंगे 17, 17 में से 3 माइनस करेंगे 14, और 14 नंबर का लेटर क्या है, N। N से तो सब शुरू हुआ है। आगे बढ़िए, आगे देखिए, F 6 नंबर पे, +1 7, +1 8, +1 9। N के बाद क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। आगे चलिए, B 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, यानी NIH, यह हमारा आंसर होगा। किया क्या गया है, पहले लेटर में किया गया है आपका -3, दूसरे लेटर में किया गया है +1 और तीसरे लेटर में किया गया है +2। इसी ऑर्डर में जब हम लोग आगे बढ़े तो हमारा आंसर क्या आ गया, विकल्प D NIH। आगे चलिए, अगला देखिए, यहाँ पे हमें क्या चुनना है। बोला है कि निम्न अनुक्रम में से ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे अंकों का पता लगाना है, ऐसे संख्याओं का पता लगाना है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक अंक के तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर हो। जिसके तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर हो। अक्षर कहने का मतलब अल्फ़ाबेट जो होता है ABCD, उसको हम लोग अक्षर बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। अंक 2 3 4 0 ये सब तो आपका अंक है, और स्टार है, कॉपीराइट है, इसको हम लोग प्रतीक बोलते हैं, यानी कि सिंबल। तो हमें क्या चुनना है, ऐसा अंक चुनना है, ऐसे अंकों की संख्या बताना है जिसके तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर हो। तो चलिए आइए चुनते हैं। यहाँ पे देखिए, इस अंक को देखिए, इसके पहले और इसके बाद अक्षर है। इस अंक को देखिए, इसके पहले इसके बाद अक्षर है। इस अंक को देखिए, इसके पहले इसके बाद अक्षर है। इस अंक को देखिए, क्या इसके पहले और बाद अक्षर है, इसके पहले तो अक्षर है, बाद अक्षर नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। इस अंक को देखिए, क्या इसके पहले बाद अक्षर है, पहले बाद तो अक्षर है, पहले अक्षर नहीं है, तो इस अंक को भी नहीं ले सकते हैं, यह तो आपका सिंबल है। ओके, तो कुल मिला के ऐसे कितने अंक है जिसके पहले और बाद दोनों में अक्षर है, तो 1 2 3। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का होगा विकल्प सी। ऐसे कुल मिला के 3 अंक है जिनके पहले भी अक्षर है और जिनके बाद में भी अक्षर है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में आइए। बोला है एक निश्चित कूट भाषा में R को 9 लिखा गया है। R को क्या लिखा गया है, 9, और D को 23। अच्छा, R का दाईं ओर से स्थान है 9वां, ठीक है, D का दाईं ओर से स्थान क्या है, 23वां।
यानी दाईं ओर से स्थान लिखा गया है, तो उसी तरह से हर एक लेटर का स्थान यहाँ पे हम लोग दाईं ओर से लिख देंगे। जिस कूट भाषा में आर को 9 लिखा गया, डी को 23 लिखा गया, उसी कूट भाषा में रेडी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कूट भाषा हम यहाँ से समझ गए कि किस तरह से कोडिंग किया गया है। कूट भाषा का मतलब कोडिंग किया गया है। आर का स्थान दाईं ओर से 9वां होता है, डी का स्थान दाईं ओर से 23वां होता है, यानी राइट साइड से उसका स्थान लिखा गया। तो उसी तरह से हर एक लेटर का स्थान राइट साइड से लिखेंगे। आर का स्थान 9वां होगा, ई का स्थान 22वां, ई होता है 5 नंबर पर। किसी भी लेटर का स्थान दाईं ओर से निकालना होगा तो 27 में से माइनस कर लीजिएगा। ए का स्थान 26वां होगा दाईं ओर से, डी का स्थान 23वां होगा, दे भी रखा है, और वाई का स्थान दूसरा होगा। तो 9, 22, 26, 23, 2, 9, 22, 26, 23, 2 विकल्प बी जो है वह आपका सही आंसर होगा। बस हमें क्या करना था, हर एक लेटर का स्थान लिख देना था, किस तरफ से, राइट साइड से। अगला देखिए, अगला है कृपया नीचे दिए गए सूचना को पढ़े और उसके लिए नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दे। 6 मित्र ABCDEF एक खेल खेल रहे हैं और सभी कामों केंद्र की ओर है। यानी सीटिंग अरेंजमेंट का यह क्वेश्चन है और 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए छोटा ही क्वेश्चन होगा। व्यक्तियों का संख्या कितना है, 6, तो हमें 6 पर्सन को बिठाना है। 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, सभी 6 पर्सन को बैठने के लिए हमने जगह बना लिया। ठीक है, पहला काम तो आपको यही करना है। आगे देखिए, अब क्या बोला है, यहाँ से चलिए, यहाँ तक 6 व्यक्ति है, सबका चेहरा किस तरफ है, केंद्र की ओर है। क्वेश्चन का पहला लाइन ED के बाएं है, बाएं कहने का मतलब बिल्कुल बाएं, ED के बाएं हैं, तो हम सबसे पहले किसको बिठाएंगे, डी को। पहला पर्सन को कहीं भी बिठा सकते हैं पूरे अरेंजमेंट में, और डी का इस तरफ दायां होगा, इस तरफ बायां होगा, तो ई कहाँ पे है, ई तो डी के दाएं में है, बिठा दिए ई और डी को। आगे सी ए और बी के बीच है, तो यहाँ पे ना तो सी है ना ए है, इसको आप अभी छोड़ दीजिए अंडरलाइन करके, बाद में इसका काम करेंगे। आगे बढ़िए, एफ ई और ए के बीच, एफ कहाँ है, ई और ए के बीच, तो ई और ए, यहाँ ए रखेंगे तो ई और ए के बीच एफ नहीं आ सकता है, यहाँ पे अगर ए रखेंगे तो ई और ए के बीच में अब एफ आ सकता है। ठीक है, तो ए को हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी ई और ए के बीच में एफ बैठेगा। आगे जिसको अंडरलाइन किए थे वहाँ चलिए, सी ए और बी, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच सी है, तो ए बी को हम यहाँ नहीं बिठा सकते, तो बी को आप यहाँ बिठाइए। ए और बी के बीच हमें किसे बिठाना है, ए और बी के बीच में हमें सी को बिठाना है। तो सभी 6 पर्सन को हम लोग यहाँ बिठा लिए हैं, फटाफट से आपको बिठा लेना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला निम्नलिखित में से डी और एफ के बीच कौन है। डी और एफ के बीच देख लीजिए, डी और एफ के बीच कौन है, ई। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी, विकल्प डी। डी और एफ के बीच बैठा हुआ पर्सन कौन है, ई है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे देखिएगा क्या है, बोला है 4 मित्र जे क्यू बी और जेड वर्णमाला के क्रम के अनुसार पासा फेंकते हैं और प्राप्त स्कोर थे। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, अगर अच्छी तरह से क्वेश्चन को नहीं समझ पाइएगा तो आंसर आप सही नहीं निकाल पाइएगा। बोला है 4 मित्र है जे क्यू बी और जेड और वर्णमाला के क्रम के अनुसार पासा फेंकता है। वर्णमाला के क्रम के अनुसार यानी जे क्यू बी जेड में से जो पहले आता है वह पहले पासा फेंकता है। अल्फ़ाबेट में वर्णमाला यानी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जे क्यू बी जेड में से जो पहले आता है वह पहले पासा फेंकता है, और जो बाद में आता है वह बाद में पासा फेंकता है। यहाँ पे देख लीजिए कुल मिला के 3 चरण हुआ है और प्रत्येक अंक के लिए 10 अंक। यहाँ जो प्रत्येक अंक है उसके लिए 10 अंक है, तो तीनों चरण के बाद सबसे अधिक अंक किसको मिला। अच्छा, सबसे पहली बार पासा कौन फेंकेगा, तो जे क्यू बी जेड में से पहले कौन आएगा अल्फाबेट में, बी, तो सबसे पहले बी फेंकेगा। उसके बाद बी के बाद कौन आएगा, जे आएगा, उसके बाद क्यू आएगा, उसके बाद जेड आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला को देख लीजिए, जे क्यू बी जेड में से पहले कौन आएगा, पहले बी क्योंकि दूसरे नंबर पर, उसके बाद जे 10वें नंबर पर, क्यू फिर क्यू 17वें नंबर पर, और जेड लास्ट में 26वें नंबर पर। तो पासा पहले फेंकेगा बी, उसके बाद जे, उसके बाद क्यू, उसके बाद जेड। अब देखिए बी 3 बार पासा फेंकने के बाद बी का स्कोर देखिए, 3 1 4 और 4 8, 8 का मतलब यहाँ देखिए 4 1 5 और 3 8, 8 का मतलब प्रत्येक अंक का मतलब 10 अंक, तो 8 का मतलब 8 दाही 80 अंक इसका हो गया। ठीक है, जे का अंक 2 5 7 और 2 9, 9 अंक का मतलब कुल 90 अंक, क्योंकि एक अंक का मतलब यहाँ के एक अंक का मतलब 10 अंक है, 9 अंक का मतलब 90 अंक। 5 1 6 और 1 7, 7 अंक का मतलब 70 अंक, और 4 2 6 और 1 7, 7 अंक का मतलब 70 अंक। अब हमें क्या बताना है, तीनों चरण के बाद सबसे अधिक अंक किसे प्राप्त हुआ, सबसे अधिक अंक 90 किसको प्राप्त हुआ है, जे को। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। सबसे अधिक अंक प्राप्त किसको हुआ है, जे को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अंक देख लीजिए, बी का अंक 3 1 4 और 4 8,
दो और 5 7 और 2 9, 5 1 6 और 1 7, 2 4 6 और 1 7। यहाँ क्या बोला है, प्रत्येक अंक का मतलब 10 अंक, तो जिसका 8 अंक उसका मतलब 8 दाई 80, जिसका 9 अंक इसका मतलब 9 दाई 80, 90। हमें 10 से गुना करने की आवश्यकता भी नहीं, 8 9 7 7 में बड़ा कौन है, 9, किसका अंक है, जे का। बस आगे चलिए, अगला देखिए, दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरा का पहला संख्या के साथ। ठीक है, चलिए हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि 28 जिस तरीके से 66 के साथ रिलेट करता है उसी तरह से 31 का संबंध किस संख्या के साथ होगा। 28 का जो संबंध 66 के साथ है वही 31 का संबंध हमें खोजना है किस संख्या के साथ होगा। तो 28 से 66 बनाना है ना, तो आप करिए गुना 2, 56 प्लस 10 66। अब इस चीज़ को यहाँ अप्लाई करके देखिए, अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से सोचेंगे। तो 28 दूना 56 और 10 66, 31 दूना 62 और 10 72, ऑप्शन में 72 है तो हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन पूरी तरह से ऑप्शन के ऊपर आधारित होता है। अगर ऐसा होता कि सीधे 28 में 38 जोड़कर भी तो 66 लाया जा सकता है, तो 31 में हम 38 जोड़ के देखते, अगर ऑप्शन मिल जाता तो इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा जो क्वेश्चन होता है वह पूरी तरह से ऑप्शन के ऊपर आधारित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का पहचान कीजिए जो श्रेणी से संबंधित नहीं है। इस श्रेणी में ना एक पद गलत है, एक संख्या गलत है, उसको चुनना है। देखते हैं कौन है। यहां पे देखिए 2 से 6 बनाया, गुना 3 माइनस 1 करिए। सीरीज में किस तरह से बढ़ रहा है, गुना 3 माइनस 1, 5 तिया 15 माइनस 1 14, 14 तिया 42 माइनस 1 41, 41 तिया 123 माइनस 1, 123 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 122, 122 तिया 366 माइनस 1 365। यहाँ तक सही है तो यही गलत होगा। 365 तिया 1095, अंतिम में तो 5 आएगा ही ना, 5 तिया 15 और 1 कम करेंगे तो 1095 नहीं होगा, यानी यह पद आपका गलत हो गया। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प ए। श्रेणी क्या था, गुना 3 माइनस 1, गुना 3 माइनस 1, लास्ट में गुना 3 माइनस 1 करेंगे तो 5 तिया 15 माइनस 1, अंतिम में 4 वाला ऑप्शन हमारा आंसर होता, यानी 1094 हो जाता, यहाँ तो 95 है। आगे देखिए, निम्नलिखित 4 अक्षरीय समूहों में से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करना है, मतलब विषम खोजना है, विषम जो है इसमें से उसे चुनना है। देखिए जरा सा, ई कितने नंबर पर होता है, ई होता है आपका 5 और आई होता है 9 नंबर पे, तो पहले 5 और 4 9 और 9 और 2 11 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, सी होता है 3 नंबर पे, जी होता है 7 नंबर पे, तो 3 और 4 7, 7 और 2 9 प्लस 4 प्लस 2। एफ होता है 6 नंबर पे, 6 और 2 8 प्लस 2 हुआ, 8 और 2 10 प्लस 2। देखिए बाकी सब में क्या हो रहा है, प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, यहाँ प्लस 2 प्लस 2, तो यही बाकी से क्या हो जाएगा, आपका भिन्न हो जाएगा। आंसर हमारा विकल्प सी, बाकी सभी लेटर में +4 और +2, पहले लेटर +4 और अगला +2 हुआ, जबकि विकल्प सी में +2 और +2 हुआ। अगले क्वेश्चन को देखिए, 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था, तो वर्ष 2018 में उसी दिनांक को कौन सा दिन था। मतलब क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन यह है कि 12 अक्टूबर, ठीक है, 1997 का दिन हमें पता है कि यह दिन जो है वह शनिवार है, यानी कि सैटरडे है। ठीक है, हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है 2008 में उसी दिनांक को, यानी कि 12 तारीख को ही, 12 अक्टूबर को ही 2008 में कौन सा दिन था, यही हमारा क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन को देखिए हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। डेट और मंथ सेम है तो इसको हटा दीजिए, इसका कोई रोल ही नहीं है, जो सेम है उसको हटा दीजिए। डेट और मंथ सेम है, इसको हटा दीजिए, अगर ईयर सेम होता तो ईयर को हटा देते। अब आगे देखिए कितने साल का अंतर आया है, देखिए 1997 से 2008 में 11 साल का अंतर, 3 जोड़ेंगे 2000, फिर 8 जोड़ेंगे तो 2008, 11 साल का अंतर। तो एक साल में एक विषम दिन होता है ना, एक साल का मतलब 365 दिन, और 365 में 7 से भाग करिएगा ना तो शेष 1 आता है, तो एक साल में एक विषम दिन होता है। लेकिन अगर हम लीप वर्ष को क्रॉस करेंगे तो चूंकि लीप वर्ष में 366 दिन होता है, जिसके कारण अगर हम लीप वर्ष क्रॉस करेंगे तो वहाँ 2 विषम दिन होगा। तो हमने यहाँ प्रत्येक वर्ष के लिए 1 विषम दिन लिया है। अब हम देखेंगे कि इसमें जितना भी लीप वर्ष होगा उतना आपका विषम डे जो होगा, और डे जो होगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 97 नहीं है, 98 नहीं है, 99 नहीं है, 2000 एक लीप वर्ष होगा, फिर 2004 और फिर 2008, एक बार 2000 हो गया तो अब 4 साल के अंतर पर, तो
2004 2008 कुल मिला के कितना विषम दिन, 3 विषम, तो 3 यह हो गया। 11 साल में 11 विषम दिन, और जितना लीप वर्ष आएगा उसके लिए एक्स्ट्रा विषम दिन, तो 3 लीप वर्ष आएगा इसके बीच में, 97 से 2008 के बीच में, 2000 2004 2008 3 विषम दिन, 3 यह भी जुटेगा, तो 11 और 3 14। कहने का यह मतलब है कि पूरे 1997 से 2008 के बीच में 14 विषम दिन आएगा। कितना विषम दिन आएगा, 14, और 14 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है, 7 दिन के बाद दिन वही चेंज हो के आ जाता है, तो 14 में 7 से भाग करिए, 14 में जब 7 से भाग करिएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या होगा, 0 होगा। 0 यानी कि अब हमें क्या करना है, कैलेंडर में आगे जाना है, तो निकाले गए विषम दिन को प्लस करिए, तो शनिवार प्लस 0 शनिवार रह जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे क्या करना है कि अगर यह वैल्यू 7 से बड़ा है तो उसमें आप 7 से भाग कर लीजिए, तो 14 7 से बड़ा आया, 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, शेष कितना, 0। जो 0 आएगा वही फाइनल विषम दिन। अब 0 की जगह कोई दूसरा अंक आता, 1 2 3 4 5 6 आता, कुछ भी आता, तो उसको यहाँ प्लस करते, क्योंकि कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। 97 का पता है 2008 में जाना है, आगे जाना है तो प्लस करेंगे, पीछे जाना होगा तो माइनस करेंगे। यानी हमें क्या करना है, विषम दिन निकालना है, कैलेंडर में आगे जाना होगा तो प्लस करेंगे, पीछे जाना होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला इस क्वेश्चन को देखिए जरा सा। राहुल और नेहा की मुलाकात 24 जनवरी 2011 को सिटी हॉल में हुआ। उसके बाद अचानक 23 जनवरी 2019 को उसी स्थान पर उनकी मुलाकात हुई। तो दूसरी बार उनकी मुलाकात कितने दिन बाद हुई, यानी हमें बताना है 24 जनवरी 2011 से 23 जनवरी 2019 के बीच में कुल कितने दिन होंगे। तो सबसे पहले साल में देखिए कितने साल का अंतर, 11 से 19 8 साल का अंतर, कितने साल का, 8 साल का, और एक साल में 365 दिन, तो 8 साल में कुल मिला के कितना दिन हो जाएगा, 365 गुने 8। अब 365 गुने 8 करिएगा तो यह आ जाएगा 2920, यह कितना आ जाएगा, 2920 आ जाएगा, है ना। 8 साल में कुल मिला के देख लीजिए, अगर हम चले 2011 से 2019 तो 8 साल का अंतर, तो एक साल में 365 दिन, तो 8 साल में 365 गुने 8 तो 2920 दिन, तो यह हो गया। अच्छा, हम लोग पूरा साल लिए हैं, तो 24 जनवरी 2011 से 24 जनवरी 2019 चले हैं, और हमें जाना है 23 तक ही, मतलब एक यहाँ पे एक्स्ट्रा, एक दिन यहाँ एक्स्ट्रा काउंट हो गया, तो पहले तो वह एक माइनस करिए। इसके अलावा 2011 से 2019 के बीच में प्रत्येक साल 365 दिन ही नहीं होगा, कोई साल 366 दिन भी होगा, और 366 दिन किस साल होगा, जो लीप वर्ष होगा। तो 11 से 19 में चलिए लीप वर्ष कितना मिलेगा, 12, जिसका अंतिम दो अंक 4 से कटता है वो लीप वर्ष, तो 12 मिलेगा। उसके बाद 4 साल बाद 16, उसके बाद 20, तो 12 और 16 यानी कि 2 लीप वर्ष मिलेगा, तो 2 दिन वह भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो +2 - 1 क्या बचेगा, +1 2920, +2 2922 -1 2921, यानी कुल मिला के 2921 दिन होगा। फिर से समझ लीजिए, हम लोग क्या करेंगे, 24 जनवरी 2011 से 24 जनवरी 2019 के बीच में निकालेंगे कितना साल, 8 साल, और प्रत्येक साल में 365 दिन, तो 8 साल में 365 गुणे 8 यानी कि 2920 दिन यह हो गया। अब हम लोग 24 जनवरी तक ले लिए हैं, एक दिन एक्स्ट्रा हम लोग ले लिए थे, तो एक यहाँ इसके लिए माइनस करेंगे। इसके अलावा 11 से 19 में हर साल तो 365 दिन का नहीं होगा, कोई तो 366 दिन का भी होगा, तो 366 दिन वाला जो भी होगा उसका एक एक दिन छूट गया है, तो ऐसा कितना साल होगा, जो लीप वर्ष होगा। तो 11 से 19 के बीच में लीप वर्ष कौन कौन है, 12 है, 16 है, बस, तो दो और इसमें प्लस करेंगे, 2921 दिन कुल मिला के यहाँ पे हो जाएगा। ओके, 2921 दिन बाद उनका मुलाकात जो है वह दोबारा हुआ है। चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ, नए ट्रिक के साथ। इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए मैथ्स वाटिका चैनल को और डाउनलोड करिए मैथ्स वाटिका ऐप नाउ। थैंक यू।